नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीरवार को असम में थे और वहां उन्होंने जो बयान दिया है, जरा वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आइए सुनते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मोदी विरोध आप और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं और ये कुछ ज्यादा ही तीखा और मसालेदार होता हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। वहां एक जनहित याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए नई संसद के लोकार्पण के कार्यक्रम से और राष्ट्रपति को कहा जाए कि वो इसका उद्घाटन करें, लोकार्पण करें। अब सोचने की बात यह है, जिन घटनाओं का उल्लेख अभी अमित शाह ने किया, उसके मद्देनजर जब अलग अलग विधानसभा भवनों के या तो शिलान्यास हो रहे थे या उद्घाटन हो रहे थे, तब राज्यपालों को क्यों नहीं बुलाया गया या राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? और एक वीडियो अलग से मैंने बनाया था जिसमें जानकारी दी थी कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने संसदीय सौंध की आधारशिला रखी थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाइब्रेरी का शिलान्यास किया था। तब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया था? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही इनिशिएट करने पर नई पार्लियामेंट देश को मिल रही है, सेंट्रल विस्टा मिल रहा है, तब ये राजनीति क्यों की जा रही है? कुछ और चीजें मैं आपको सुनवाता हूं और ये बताता हूं कि कई बार क्या होता है, जिस तरीके की राजनीति इस समय देश में हो रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे नरेंद्र मोदी विरोधी चेहरे और दल हों, वो क्या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि देश की राष्ट्रपति चूंकि दलित आदिवासी समुदाय से हैं, इसलिए वो जो छुआछूत वाला मामला है, उसकी वजह से उनको नहीं बुलाया गया। और इससे पहले जब इसका शिलान्यास किया गया था, तब भी तब के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, उनको नहीं बुलाया गया था। राम मंदिर को भी ले आए हैं कि राम मंदिर के समय भी रामनाथ कोविंद साहब को नहीं बुलाया गया था। सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का, आदिवासियों का इस तरीके से अपमान कर रही है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने। एक आदिवासी वनवासी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति किसने बनाया? जिसका इन लोगों ने अपोज किया था, और यशवंत सिन्हा को ले आए थे। तो इनको भी मोदी सरकार ने ही बनाया। लेकिन राजनीति का जो निम्नतम स्तर हो सकता है, वहां तक पहुंच करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। शाम को मैं 2 टूक कार्यक्रम सुन रहा था दूरदर्शन पर, जो अशोक श्रीवास्तव पेश करते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद थे डिस्कशन में। दूसरे लोग भी थे, शाजिया इल्मी और दूसरे चेहरे। अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के नेता से जो पूछा, तो बगले झांकना शुरू कर दिए। और जरा सुन लीजिए अशोक श्रीवास्तव ने किस तरह कांग्रेस को निवस्त्र किया है। ये लोग जो राग अलाप रहे हैं कि चूंकि आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं बुला रही है, आदिवासियों को, दलितों को अपमानित किया जा रहा है। अशोक श्रीवास्तव ने इनका भंडाफोड़ किया कि जब छत्तीसगढ़ में भूमि पूजन हो रहा था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए थे, और तब की आदिवासी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था। तब अपमान नहीं था। जरा सुनिए उनके वो अंश जो उन्होंने कहे। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महल पर जीएसटी के लिए संसद में कानून लाया गया, तो विपक्ष और खास जी, ये दूसरा है, मैं इसको चला देता हूं। अशोक श्रीवास्तव, आपको मालूम है जिस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एक परिवार के दो लोगों ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा का जब उसका भूमि पूजन किया, उस समय राज्यपाल कौन था? बताइए आप में से कोई बताइए, उस समय छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन था? आप अशोक जी, सर मेरे सवाल का जवाब आपके पास है? मैं आपके सवाल आप बताइए कौन राज्यपाल था? मैं अशोक जी, क्योंकि आपने काफी डिटेल रिसर्च करी है, मेरे को उसके बारे में, मेरे पास रिसर्च नहीं है। मैं आपकी रिसर्च को बोरो करना चाहूंगा, और मैं बोलूंगा कि जो भी अतिथि थे, ऑफिशियल अतिथि थे, आप लिस्ट दिखाएं, आप लिस्ट दें, और फिर हम डिबेट करते हैं कि उसमें ऑफिशियली जो फंक्शन वहां पे हुआ, वहां पे कौन किन किन को आमंत्रण दिए गए, आपको लिस्ट दिखाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए आप सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। कपिल जी, मैं डिबेट को खोलूंगा, सारे मेहमानों को मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है दर्शकों की आंख खोलनी बड़ी जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, जिस समय एक ही परिवार के दो सांसदों ने, जिनकी हैसियत सांसद से ज्यादा कुछ नहीं थी, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भूमि पूजन किया, उस समय छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन था? उस समय छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, जो एक आदिवासी महिला है। और अनुसुईया उइके को उस वक्त उसका निमंत्रण तक नहीं दिया गया। अनुसुईया उइके, जो कि एक आदिवासी राज्यपाल थी, उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूचना तक नहीं दी कि यहां पर हम विधानसभा के इस नए भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसका पूजन। मैंने इस प्रोग्राम पर जो हेडिंग लगाया है, वो इसीलिए लगाया है कि कई बार जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं,
कि राष्ट्रपति का अपमान कर दिया गया, एक आदिवासी का अपमान कर दिया गया, तब आप अपने कपड़े उतरवा रहे होते हैं, क्योंकि अतीत में आपने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हुए हैं। आप 60 साल सत्ता में रहे हैं, तो आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रखी है। एक प्रोग्राम अमन चोपड़ा का था और अमन चोपड़ा ने भी कांग्रेस और उसके क्रियाकलापों को एक तरीके से बेपर्दा किया है। उन्होंने पूछा है कि 2017 में जब जीएसटी लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने रात्रि में 12 बजे सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम किया था और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उसके लिए बुलाया था, तब कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उस कार्यक्रम का बायकॉट क्यों किया था? और पति का अपमान नहीं था। 2019 में जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया जा रहा था, उस भारत रत्न समारोह में सोनिया गांधी, उनके परिवार के लोग अनुपस्थित क्यों थे? क्या वो प्रणब मुखर्जी का अपमान नहीं था? और बजट सत्र का जब संयुक्त संबोधन चल रहा था, पहला संबोधन चल रहा था, तब ये लोग बहिष्कार क्यों किए हुए थे, जबकि राष्ट्रपति वो भाषण दे रहे थे संसद सत्र का? इनका कोई जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि अतीत में इन्होंने ऐसे-ऐसे कारनामे कर रखे हैं, जिन पर ये जवाब नहीं दे सकते। लेकिन इनको लगता है कि इस देश की जनता की याददाश्त तो बहुत कमज़ोर है, तो उनको पीछे का ज्ञान नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज का जो मीडिया है, वो तो नहीं भूलने देता है ना लोगों को। वो तो खोद-खोद करके निकाल लाता है और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मिनटों में पुराने वीडियो सामने आ जाते हैं। अब जब मैं पुराने वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो ज़रा एक वीडियो सुन लीजिए पुराना। और ये अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार के बारे में क्या कहा था, ज़रा सुन लीजिए। इनके जो दाएँ-बाएँ हाथ हैं, संजय सिंह, उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। सोनिया गांधी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि एक तो ये शरद पवार के पास आज होकर के आए हैं। शरद पवार के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा था, वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि कुछ साल पहले आप शरद पवार को कितना बड़ा अपराधी घोषित कर रहे थे, भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे थे, और अब उनके पास जो सरकार ऑर्डिनेंस की जगह विधेयक लाएगी अगले संसद सत्र में, उसमें उनका सहयोग मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए, साथ मांगने के लिए चले गए। और सोनिया गांधी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सोनिया गांधी का भी नाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मुझे पता लगा है कि इन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा है। किस तरीके से ये पूरी तरीके से यू टर्न ले चुके हैं और अपने कपड़े खुद ही उतरवा रहे हैं, इससे पता चलता है। जरा सुनिए शरद पवार के बारे में इन्होंने क्या कहा था। और ये तब कहा था जब इन्होंने जंतर मंतर पर बहुत सारे लोगों के पोस्टर लगाए थे, जिनमें प्रणब मुखर्जी भी थे, कि ये सब भ्रष्ट हैं। सुनिए। शरद पवार उनके खिलाफ आरोप है। जब अब्दुल करीम तेलगी मामले में जब तेलगी का नार्को एनालिसिस किया गया, तो उसने पवार साहब का नाम लिया था कि पवार साहब भी तेलगी घोटाले के अंदर शामिल है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई।
2007 में पवार साहब के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गेहूं आयात करने के अंदर घोटाला किया है। इस देश के अंदर इतनी महंगाई है, एक आरोप ये लगता है उस महंगाई के लिए कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय भी जिम्मेदार है। 2007 अक्टूबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शरद पवार, अजीत पवार और सदानंद सुले, जो शरद पवार जी के दामाद हैं, उनके खिलाफ और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ नोटिस जारी किए और उनसे पूछा कि उनकी पूरे परिवार को और उनके परिवार से जुड़े हुए संस्थानों को सस्ते के अंदर जमीनें क्यों दी गई है। और जो जमीन देने वाले थे वो एनसीपी के नेता थे, उन्हीं की अपनी पार्टी के नेता जो उस टाइम मंत्री थे, राम राजे नायक निंबालकर। वो उस वक्त मंत्री थे महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, और उन्होंने कॉर्पोरेशन की जमीन उठा के और शरद पवार जी और उनके संस्थानों को ट्रांसफर कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान कि भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और आज क्या कह रहे हैं वो, आज मिले हैं जाकर के शरद पवार से, उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह भी खड़े हैं, राघव चड्ढा भी, आतिशी भी, पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। और ये सोशल मीडिया पर आज चला अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान 2012 का 9 मई का है ये, और सुबह 10:19 पर इन्होंने ये ट्वीट किया था। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जो जल्दी ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं ये देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। और ये जो नीचे वाला है ये आज का ट्वीट है। इसमें क्या लिखते हैं ये, दिल्ली के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए आज श्री शरद पवार जी से मुलाकात करके उनका समर्थन मांगेंगे। ये है अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र और पाखंडपूर्ण चरित्र। और ऐसा इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों का दिखाई दे रहा है जो नरेंद्र मोदी का केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है। अतीत में उन्होंने जो कुछ कर्मकांड कर रखे हैं वो भी याद नहीं रखना मुनासिब समझते ये लोग। एक और वीडियो सुन लीजिए, किस तरह का रुख था आज इनका मुंबई में जब शरद पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कितनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हुए थे अरविंद केजरीवाल। शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनकी पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और सोनिया गांधी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, जिनके बेटे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अब इन्होंने मिलने का समय मांगा है ताकि कांग्रेस पार्टी का भी राज्यसभा में ये समर्थन ले सकें। जरा सुनिए, पहली आवाज इनकी, दूसरी संजय सिंह की और फिर तीसरी भी संजय सिंह की। ये 2016 का बयान है अरविंद केजरीवाल का और संजय सिंह का, और लास्ट में जो बयान है ये 2023 का, इसी साल का है। सुनिए कितना अंतर विरोध है इनके राजनीतिक चरित्र में। सुनते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए।
इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर। अगर मोदी सरकार वास्तव में संजय सिंह की आवाज। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना चाहते हैं तो सोनिया गांधी से लेके अहमद पटेल से लेके एसपी त्यागी से लेके बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं का नाम अगस्ता डील में है। आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? ये ताजा है। मतलब निश्चित रूप से अगर संजय आप सिंह बात करेंगे, सोनिया गांधी जी हैं, उनका अपना कांग्रेस पार्टी में जब से वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, मैं समझता नहीं कि कोई उनपे भ्रष्टाचार का आरोप रहा हो या कोई ऐसी बात हो। ठीक है। 2016 में कुछ, 2023 आते आते कुछ और। वो जो अन्ना आंदोलन चला था वो किसके खिलाफ था? कांग्रेस की तब की यूपीए सरकार के खिलाफ। लेकिन आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथी, और उनसे सहयोग मांगने जा रहे हैं। आज किसके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं? जो फिर से केंद्र में सरकार में है, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। यानी जो भी केंद्र में सत्ता में होगा उसको इन्होंने गालियां देनी है, उसके खिलाफ मोर्चेबंदी करनी है ताकि अपनी राजनीति को चमका सके। और जो केंद्र की सत्ता में है, वो चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, उनके खिलाफ अगर किन्हीं वर्गों में, किन्हीं लोगों में कोई नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, तो उसको भुना सके। ये है एक्चुअल में आज के अधिकांश विरोधी दलों का वास्तविक चरित्र। जो नई संसद के उद्घाटन के मसले को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन अपने पुराने कारनामों के चलते, बयानों के चलते अपने कपड़े खुद ही उतरवा भी रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सबको निवस्त्र कर देते हैं, बता देते हैं कि आपने पहले क्या कहा था और आज आप कहाँ हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।